हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स और डिजीज को डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे या एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं। जिस भी एग्जाम में जीके यानी कि जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस जो है वो पूछा जाता है, वहां पर ये टॉपिक बहुत कॉमन हो जाता है, जो विटामिन्स और डिजीजेस हैं। कि विटामिन्स के केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज, उसके डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की। तो देखिए, अगर हम विटामिन्स की बात करें तो ये एक तरह का क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। ये एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैं थोड़ा यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग माइक्रो बोलते हैं और एक को हम लोग मैक्रो बोलते हैं। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है विटामिन्स और मिनरल्स आता है, जबकि आप मैक्रो की बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इस कैटेगरी में आपका आता है। तो विटामिन्स जो है वो आपका क्या है, वो एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब इसे एक और नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रखना, ये सब पूछा गया टॉपिक है। इसको हम लोग डिफेंसिव न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब डिफेंसिव न्यूट्रिएंट होने का क्या मतलब है, तो बेसिकली आपको पता है कि जो विटामिन है उसको लेने से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है ना, बढ़ती है, वो हमें डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। इसलिए हम इसको डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक डिफेंसिव न्यूट्रिएंट भी, इसको डिफेंसिव न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। अब इसकी बात करें, डिस्कवरी की बात करें, देखिए कैसिमिर फंक ने 1912 में सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, इस टर्म को, जो विटामिन टर्म है, इसको कॉइन किया था कैसिमिर फंक ने 1912 में। इन्हीं को इसका जो है डिस्कवर्ड माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये विटामिन्स कहाँ से आते हैं? क्या हम इसको बाहर से लेते हैं या हमारे बॉडी में खुद होता है? देखिए, नॉर्मली जो एक विटामिन है, विटामिन डी, ठीक है, इसको छोड़ दे तो बाकी जो विटामिन है उसका सोर्स हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी वो एक्सटर्नल सोर्स है। तो वही यहां पर लिखा हुआ भी, एक 90% ऑफ विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी थ्रू डाइट। ये डाइट के थ्रू जो है आप इसको लेते हैं, यानी कि इसका एक्सटर्नल सोर्स है। और एक विटामिन डी है जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ही अवेलेबल होता है। आपको पता है कि वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे ये जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये विटामिन का कुछ बेसिक डिटेल्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो यहां पर देखेंगे इसकी दो कैटेगरी है, ठीक है, और वो उसके सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को वाटर सोल्यूबल कहा गया और दूसरे को हम लोग फैट सोल्यूबल कहते हैं, यानी कि एक वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में घुलनशील है, और एक जो है हमारा फैट सोल्यूबल है। जब वाटर सोल्यूबल की बात करेंगे तो इसमें बी और सी आता है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में भी यहां ध्यान रख सकते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स, एक बी, विटामिन बी का एक पूरा ग्रुप है जिसमें टोटल 8 विटामिन हैं। ठीक है, जैसे बी1 से लेकर के बी12 तक है, उसमें कुछ नहीं भी रहता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें टोटल 8 होता है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। एक तो यहां से एक पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाटर सोल्यूबल, आपको ये भी पूछ देगा कि ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल या कौन सा वाटर सोल्यूबल है। और फिर आपसे ये भी पूछ लेता है कि बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन है, तो टोटल 8 जो है, उसमें से 8 विटामिन हैं। ठीक है। फैट सोल्यूबल्स की अगर बात करें तो इसको याद करने का एक बहुत बेसिक ट्रिक है, कुछ नया नहीं है ना, वो है कीड़ा, यानी कि इसको हम लोग कीड़ा या केड़ा जो भी आप बोल लीजिए, विटामिन के, ई, डी और ए, यानी कि ए डी ई के। ठीक है, ये हमारे क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहां पर हमारा जितने भी विटामिन है उनके केमिकल नेम दिए गए हैं। तो जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो उसमें टोटल 8 विटामिन हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा हो गया बी1। ठीक है, अगर बी1 की अगर बात करें
एक सेकेंड, हाँ। तो अगर B1 की अगर मैं बात करूं तो इसको थाइमिन बोलते हैं, है ना। इसका ये नाम जरूर याद रखिएगा, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम जो केमिकल नेम है। तो B1 का केमिकल नेम थाइमिन है। B2 की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 इसको नियासिन, B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड, B6 जिसको पायरोडॉक्सिन, है ना, B7 जिसको बायोटिन, B9 जिसको फोलेट या फॉलिक एसिड भी कहते हैं, और B12 जिसको कोबलामिन या साइनोकोबलामिन भी बोलते हैं। तो ये आपके जो है टोटल 8 जो बी कॉम्प्लेक्स है उनके केमिकल नेम्स हो गए। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलेट या फॉलिक एसिड, और फिर हमारा कोबलामिन हो गया। ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें ऑर्डर है, बहुत सिंपल ऑर्डर है। लोग कई बार ना इसको भी ट्रिक से सोचते हैं। देखो सिंपल है, 1 से लेकर के 3 है, फिर 5 से लेकर के 7 है, बीच में 4 गायब है ना। बस इतना ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर के 7 तक है, सिर्फ 4 उसमें नहीं होता है, और बाकी फिर 9 और 12 है। तो बहुत ईजी है इसको याद रखना। अब बात करते हैं बाकी जो वाइटामिन है, जैसे कि ए का क्या है, तो ए का नाम है रेटिनॉल। सी की अगर बात करें तो सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम। डी की बात करें तो डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल, इसमें भी है ना जो D1 D2 D3 इस तरह से होता है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ई हो गया जिसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, और के जिसको है ना फिलोक्विनॉन बोलते हैं। ठीक है, या फाइलोक्विनॉन जो आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ए रेटिनॉल, सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, और के फिलोक्विनॉन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है उसका केमिकल नेम हो गया, और यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, आप अगर पीवाईक्यूज को देखेंगे। वैसे मैं इसका बाद की जो अगली वीडियो होगी वो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एसएससी या रेलवे एग्जाम में पूछेंगे, मैं उसी को आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, सॉरी अगला टॉपिक देखते हैं। तो वो है हमारा विटामिन ए। अब हम लोग विटामिन ए को अच्छे से समझते हैं, इस तरह से हम लोग सारे ही विटामिन को एक एक करके समझेंगे। जब विटामिन ए की बात करते हैं तो क्या क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे उसका नाम तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है। आपको पता है ये फैट सोल्यूबल, हमने पढ़ा था केड़ा, ए डी है ना, ई और के, तो ये फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए किस में हेल्प करता है, तो ये मेनली हेल्प करता है विजन में, ये ध्यान में रखना है। सॉरी। तो ये विटामिन ए जो है वो आपका विजन में हेल्प करता है। सोर्सेस की अगर बात करें तो बहुत बेसिक सोर्स है, ये हम लोग घर में भी जानते हैं, मम्मी लोग हमेशा बोलते रहती है ना। तो कैरेट हो गया, मिल्क हो गया, स्पिनच हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, लिवर ऑयल हो गया, फिश हो गया, ये सब जो है हमारा, ये हमारे विटामिन ई के सोर्सेस हैं। ठीक है। सोर्सेस से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, और इसलिए मैंने आगे सोर्सेस को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि सोर्सेस से बहुत रेयर क्वेश्चन रहता है। आपको क्या क्या रहता है, उसका केमिकल नेम, ये तो मैंने कहा था कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि वाटर सॉल्युबल कौन सा है, फैट सॉल्युबल कौन सा है। दूसरा, इसके क्या, ये किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज में यूजफुल है, तभी आप इसके डिफिशियंसी के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अब जरा डिफिशियंसी डिजीज की बात कर लेते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, अगर ये आपके बॉडी में ना हो, इनफ ना हो, ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, यानी कि इसकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो है निकटेलोपिया। ठीक है। अब ये निकटेलोपिया, इसी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, तो दोनों ही टर्म एग्जाम में यूज किया जाता है। तो सॉरी, तो एक हमारा हो गया निकटेलोपिया, और दूसरा या उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब आपको पता ही है। अब देखिए ये आपका, आपको अच्छा यहां पर आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है कौन से विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको निकटेलोपिया बोलते हैं। अच्छा यहां पर एक बात मैं जो कह रहा था कि देखिए ये विटामिन ए की कमी से होता ही है, नो डाउट। इसके अलावा ये क्रोमोसोमल है ना डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। फिर जो अगला डिजीज है इसी में, इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, उसको बोलते हैं कैरेटोमेलेसिया। ठीक है। अब ये कैरेटोमेलेसिया बेसिकली क्या होता है, तो इसमें जो आपका कॉर्निया होता है, आईज का जो कॉर्निया होता है, वो ओपेक हो जाता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि एक तरह से वो धुंधला हो जाता है। बस क्लियर हो गई। तो इसको कैरेटोमेलेसिया बोलते हैं। देखिए सारे ही
आईज से ही रिलेटेड है यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा भी कि ये विजन में हेल्प करता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो निक्टेलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, फिर हमारा कैरेटोमेलेशिया हो गया, और फिर जेरोप्थेल्मिया। ये कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक आई डज नॉट प्रोड्यूस टीयर्स। तो जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि जो आईज में टीयर्स प्रोड्यूस नहीं, ड्राई आई हो जाता है ना, तो आईज में जो है हमारे वो टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 डिजीजेस पढ़ा, एक बार जल्दी से नाम रिवाइज करते हैं। निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कैरेटोमेलेसिया और जेरोप्थेल्मिया। क्लियर हो गया? अच्छा, आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो टीयर ग्लैंड है वो किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारे आंखों में जो आंसू बनता है वो कौन से ग्लैंड के प्रेजेंस से बनता है। तो आपको बताना है कि टीयर ग्लैंड जो है वो कौन से ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब हमारा है विटामिन सी, क्योंकि ऑब्वियसली बी में तो बहुत सारा है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विटामिन सी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए विटामिन सी, अगेन कुछ जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले इसको स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा। ये वाटर सॉल्युबल होता है, हमें पता है बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसको एंटीवायरल विटामिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें इम्यूनिटी, है ना, और ये फॉर्म्स एंटीबॉडीज। तो बॉडी के अंदर जो है बेसिकली ये एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, जो अगेन हमें, है ना, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। तो हम इसे एंटीवायरल विटामिन भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है किसको एंटीवायरल विटामिन बोलते हैं। पीछे हमने देखा ए के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला है कि इसमें क्या है कि ये एंटी कैंसरस विटामिन, ये इसको कुछ और भी नाम से जो बोला जाता है वो आप ध्यान में रखेंगे, इसको एंटी कैंसरस भी बोलते हैं। अच्छा, एक बहुत फेमस भी है एंटी एजिंग विटामिन। अब जिन लोगों को अपने चेहरे का निखार बनाना है, कहने का मतलब है कि आपको ओल्ड एज कम दिखना है, ठीक है, तो आप विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, और लोग करते ही हैं। ठीक है, तो एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं। तो आपसे देखिए यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन वो वाटर सॉल्युबल वाली कैटेगरी में आता है। दूसरा, किसको एंटीवायरल विटामिन बोलते हैं, किसको एंटी कैंसरस विटामिन बोलते हैं, किसको एंटी एजिंग विटामिन बोलते हैं। इन सब का आंसर क्या होगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, सोर्सेस की बात करें तो ये हमें बहुत पता है कि सीट्रस जितने भी फ्रूट हैं, इसके अलावा आंवला, वेजिटेबल्स, ये सब जो हैं वो विटामिन सी के सोर्सेज हैं। अब जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है, और वो है डेफिशिएंसी डिजीज की विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है। अब हम डिजीज की अगर बात करें तो इससे जो डिजीज होता है वो है हमारा स्कर्वी। ठीक है, कौन सा होता है? स्कर्वी, जिसको गम ब्लीडिंग भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? हम लोग गम ब्लीडिंग बोलते हैं, यानी कि बेसिकली अगर हिंदी में समझे तो इसको हम लोग मसूड़ों में रक्तस्राव बोलते हैं। ठीक है, कि जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारा गम्स होता है, वहां जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ये बहुत लोगों को होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये विटामिन सी के कमी से होता है, उसकी डिफिशियंसी से होता है। तो विटामिन सी के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में। डी के बारे में कुछ अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा, और मैं ये जो D1 होता है उसी को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अब इसमें दो और होते हैं, D2 और D3, ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में एक दो बार भी देखा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं। तो D2 की अगर बात करें तो इसको एर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिसका सोर्स प्लांट होता है बेसिकली। ठीक है, तो D2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल, जो फाउंड इन प्लांट सोर्सेज लाइक मशरूम्स हो गया। ठीक है, D3 को बोलते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल। अब ये कॉलीकैल्सीफेरॉल जो है ये हमारे स्किन में प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, फ्रॉम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो बेसिकली आपको अब यहां से क्लियर हो गया कि जब हम लोग तो बचपन से ये सुनते आते हैं कि विटामिन डी का जो है वो जब हम धूप में रहते हैं तो उसे विटामिन डी मिलता है। तो बेसिकली हमारे जो स्किन में प्रेजेंट होता है वो ये कॉलीकैल्सीफेरॉल होता है, जो ऑब्वियसली जब सनलाइट में वो एक्सपोज होता है तो ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाकी ये फैट सोल्यूबल है, हमें पता है, अगेन वो ट्रिक आपको केड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फैट सोल्यूबल है। इसके अलावा बात करें तो ये और क्या क्या करता है, तो विटामिन डी के कई रोल हैं।
एक है कि ये कैल्शियम मेंटेन करता है, साथ में फास्फोरस बैलेंस को भी बॉडी में मेंटेन करता है। और ये सब क्यों ज़रूरी है हमें पता है, बचपन से अगेन हमने ये सुना है कि दूध पियो भाई, कैल्शियम है ना, फास्फोरस का सोर्स है, हम लोग बोलते भी हैं, है ना। तो क्यों है एसेंशियल? क्योंकि वो हमारे बोन्स को हेल्प, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमारे बोन्स को हेल्दी बनाता है और बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है। सोर्स, प्राइमरी सोर्स तो सनलाइट है, नो डाउट, बट इसके अलावा जो है ना, मिल्क हो गया, फिश हो गया, चीज हो गया, एग्स हो गया, ये भी हमारा जो है वो विटामिन डी का ही सोर्सेज है। क्लियर हो रहा है? तो हमने यहाँ जो बेसिक चीजें हैं वो देख ली। अब आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की। विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, कौन सी डिजीजेस होती हैं, ठीक है। बहुत फेमस है, जो ये एग्जाम का मतलब पता नहीं ये कितना फेवरेट है ना। ये बहुत बार 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 पूछा जाता है, रिकेट्स, या इसी को हम लोग ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। दोनों ही नाम याद रखिएगा, दोनों से ही सवाल बनते हैं। तो एक हमारा हो गया रिकेट्स, जिसको ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। ये चिल्ड्रन में, बच्चों में देखा जाता है, जो सॉफ्ट एंड वीक बोन्स वाली इश्यू होती है बच्चों के अंदर, उसको हम लोग रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। और जो ओल्ड पीपल में होता है, जिनके जो बोन्स हैं वो थीन एंड ब्रिटल, वीक हो जाते हैं, है ना, इजिली ब्रिटल हो जाते हैं, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर हो रहा है? अब यहीं पे एक बात और ध्यान रखना है आपको, डेक्सा स्किन के बारे में, ठीक है। वो अब आपको कमेंट बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, लेकिन चलिए फिर भी आप बताइएगा कमेंट में कि डेक्सा स्कैन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो हमने विटामिन डी से के बेसिक चीजों को देखा हमने, जिसमें देखा कि इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल हो गया, D3 कॉलीकैल्सीफेरॉल हो गया। ये D3 ही हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है स्किन के अंदर, ठीक है। फैट सोल्यूबल होता है। फिर हमने देखा कि ये कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट इसके डिफिशियंसी डिजीज को देखा, जिसमें जो यंग यानी कि जो चिल्ड्रन है उनके अंदर रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया देखने को मिलता है, और ओल्ड पीपल में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन ई को। अब विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो अगेन इसके बेसिक चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, है ना। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। अच्छा, एंटी एजिंग विटामिन मैंने पीछे बताया था, आप लोग कमेंट करेंगे कि एंटी एजिंग विटामिन किसको बोलते हैं। उसके अलावा इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन ई जो है इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। फैट सोल्यूबल होता है, ये तो अगेन वो ट्रिक जो हमने कई बार मैं कई वो जो कीड़ा आपको याद रखना है, विटामिन ए डी ई के, ये जो है फैट सोल्यूबल है। अच्छा, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हो गया, जो कि ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। सोर्सेज की बात करें तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये सब इसके अच्छे सोर्स हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज की अगर मैं बात करूं तो अब जैसे मैंने कहा भी कि ये रिप्रोडक्टिव विटामिन है या इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, तो ये स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन, अगर अगर कहने का ये मतलब है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो विमेंस में, ठीक है, जनरली ये जो है स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दैट इज इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हमारा हो गया विटामिन ई, इसके बारे में याद रखिएगा। टोकोफेरॉल, इसको ब्यूटी विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं, फैट सोल्यूबल होता है तो बहुत इजी है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं विटामिन के। अब विटामिन के की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम पहले याद रख लेते हैं, तो इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन के की अगर बात करें तो इसके भी देखिए, इसका फॉर्म मतलब ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए, विटामिन के बेसिकली मतलब हमने ये पढ़ा, हम अगर आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली ये क्या करता है, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। तो हमें ये, अगर आपने पहले पढ़ा हो शायद, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का यानी कि खून का जो थक्का, जैसे हमारे बॉडी में कट्स लग जाते हैं तो वहां पर जो आप देखते हैं कि खून जम जाता है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। और आप देखते हैं कि कुछ लोगों में क्या होता है कि जो कट्स होते हैं तो ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि उनको विटामिन के की कमी हो गई
गई, डिफिशियंसी हो गई है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं, अच्छा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो बहुत सारा ब्लड क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है, और फिर आप समझ सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर, तो फिलोक्विनोन फैट सोल्यूबल तो खैर होता ही। अब ये क्या फॉर्म, कैसे ये क्लॉटिंग कैसे होती है, बेसिकली ये समझिए। देखिए विटामिन के क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस बनाता है, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन फर्दर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन, फिर ये थ्रोम्बिन चेंज होता है ये फाइब्रिनोजेन, और फिर फाइनली बनता है जो फाइब्रिन है, और इसी को हम लोग क्लॉट बोलते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में बताया कि प्रोथ्रोम्बिन क्या, के विटामिन के बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन इसको बेसिकली एक्टिवेट करता है, ये बॉडी के अंदर होता है, इसको ये एक्टिवेट करता है ना, एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर ये थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन फिर बनाएगा फिब्रिनोजिन, है ना, और फाइनली फिब्रिन बनेगा जिसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन के भी तीन टाइप्स हैं, तीनों का नाम देख लीजिए। के जिसको फिलोक्विनोन बोलते हैं, इसका सोर्स, अच्छा सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स। फिर एक के2 जिसको हम लोग मेलाक्विनोन बोलते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो इसका सोर्स है। और फिर लास्ट है हमारा जिसको के3 यानी कि इसको मेनाडायोन बोलते हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि विटामिन के का सिंथेटिक फॉर्म कौन सा है, तो वो है मेनाडायोन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो जो हेमोरेजिक है ना, हेमोरेजिक प्रॉब्लम बेसिकली होती है ना, वो हो गया, जैसे आपका ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम हो गया, या नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमने देखा कि ये चूंकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो जो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है अगर डिफिशियंसी होती है तो ये प्रॉब्लम आपका होगा, ठीक है। तो जो हेमोरेजिक प्रॉब्लम्स है वो हमारा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन के में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हमने डिस्कस किया। ये वीडियो आपका विटामिन से रिलेटेड ये इनफ वीडियो है, इसके बाद आपको गारंटी देता हूं कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके 99.99% क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे विटामिन से रिलेटेड। मैंने सारे ही विटामिन को क्लियरली डिस्कस किया। अब आते हैं बी कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें बी1 बी2 और इस तरह से हमें पता है, याद करने मैंने क्या बताया था, बी1 से लेकर के आपका कहा बी7 तक जो है कंटिन्यू। आप यहां पर बस बी4 गायब, यानी कि बी1 से बी3, फिर बी5 से लेकर के बी7, फिर 9 और 12 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए विटामिन बी1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बी1 में क्या क्या चीजें हैं जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बी1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन, ठीक है। ये क्या करता है, तो स्टोर्ड इन आरबीसी, ठीक है, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड लिपिड्स। तो देखिए ये इसको थायमिन इसका केमिकल नेम है, जिसको हम पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। ये आरबीसी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से, अब यहां से देखिए बी1 से दो क्वेश्चंस बहुत फेमस है, एक उसका नाम और दूसरा उससे जो डिजीज होता है, ठीक है। अब देखिए डिजीज कौन सा होता है, और ये बहुत फेवरेट डिजीज है एसएससी या रेलवे एग्जाम का, वो है बेरी बेरी। कितनी ही बार पूछा गया कि बेरी बेरी डिजीज जो है कौन सी विटामिन के डिफिशियंसी से होता है, तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से होता है या थायमिन की डिफिशियंसी से होता है। अब देखिए बेरी बेरी जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक वेट और एक ड्राई होता है। जो वेट बेरी बेरी होता है उस वो हार्ट फेलियर कॉज करता है, और जो ड्राई बेरी बेरी होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेरी बेरी आपका दो हो गया, वेट एंड ड्राई। वेट जो है वो हार्ट फेलियर को, और ड्राई जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब एक डिजीज जो है ये भी कई बार पूछा गया है, जिसको हम लोग वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो ब्रेन डैमेज या ब्रेन डिसऑर्डर जैसी समस्या होती है, और ये भी बी1 की कमी से ही होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे बी1 की डिफिशियंसी से हमारा बेरी बेरी होता है, जिसमें दो टाइप है, फिर वर्निक कॉर्सकॉफ है सिंड्रोम है जो कि ब्रेन डैमेज या ब्रेन डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो हमने बी1 को डिस्कस किया, अब बी2 को डिस्कस करते हैं। बी2 जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है,
और इसको येलो एंजाइम बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, ये क्या है, इसको हम लोग येलो एंजाइम बोलते हैं। ये माइग्रेन प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है अडल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, माइग्रेन प्रॉब्लम। और इसके अलावा अगर बात करें तो B2 की डिफिशियंसी से और कौन से डिजीज होते हैं, तो डेफिशिएंसी डिजीज की अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो होता है जिसको हम लोग चैलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये अक्सर हम लोग देखते हैं, है ना, बहुत कॉमन है, जो इन्फ्लेमेशन है ना, या क्रैकिंग एंड फीजरिंग ऑफ लिप्स, जो होठों में जो क्रैक्स आ जाते हैं या माउथ के कॉर्नर पे जो आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है, इसी को हम लोग चैलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये डिफिशियंसी है किसके कारण, तो B2 की डिफिशियंसी के कारण। तो अगेन आपको यहां पर दो चीजें ज्यादा फोकस करनी है, एक तो केमिकल नेम, बी वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उसका केमिकल नेम, और उससे जो उसकी कमी से जो डिजीज होता है। अब बाकी एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि इसको येलो एंजाइम बोलते हैं और ये माइग्रेन प्रॉब्लम में अडल्ट में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम अगला देखते हैं। अब हमारा है B3 जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। सेम क्या बोलते हैं, नियासिन, पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब इसको और कुछ नाम से जानते हैं, जैसे इसको PP यानी कि प्लेगरा प्रिवेंटिव बोलते हैं। अब यहां से भी जो डिजीज, इससे जो डिजीज होता है वो बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। नियासिन की अगर बात करें तो ये जो इसके बारे में जान लेते हैं, तो फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये ट्रिप्टोफैन से ये बनता है, ठीक है। अगर ट्रिप्टोफैन की बात करें तो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। आपने इन दोनों का नाम शायद सुना हो, अगर नहीं सुना है जान लीजिए। ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन क्या है, तो ये हमारे स्लीप, मूड और एपेटाइट, इन सबको रेगुलेट करता है। किस किस को रेगुलेट करता है, तो ये हमारे स्लीप, मूड और एपेटाइट को रेगुलेट करता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। बाकी ट्रिप्टोफैन जो है बेसिकली मिल्क एग्स में ये बहुत ज्यादा होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो B3 के बारे में हमने क्या क्या अभी तक देखा, हमने देखा कि इसका केमिकल नेम नियासिन है, इसको प्लेगरा प्रिवेंटिव भी बोलते हैं क्योंकि प्लेगरा डिजीज जो होता है वो इसी की कमी से होता है, ठीक है। आगे उसके भी डिस्कस करेंगे। और वो हमारा, तो इसको बाकी नियासिन की अगर बात करें तो ये फॉर्म्ड होता है फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, और फिर हमने ट्रिप्टोफैन के बारे में भी देखा कि ये जो है इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप, मूड एंड एपेटाइट। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसकी कमी से जो डिजीज होता है वो है प्लेगरा, है ना। अब ये प्लेगरा जो है इसको 3D डिजीज भी कहते हैं या 3D सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी जैसे बेरी बेरी मैंने कहा बहुत फेवरेट है, एक रिकेट्स बहुत फेवरेट है, वैसे ही प्लेगरा जो है बहुत फेवरेट डिजीज है एग्जाम्स का, और क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 3D डिजीज में कौन कौन सा, जैसे डेमेंशिया, ठीक है, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ठीक है। डेमेंशिया बेसिकली वो लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड होता है, डायरिया आप जानते ही हैं, ठीक है, और डर्मेटाइटिस जो है वो स्किन से रिलेटेड होता है। तो ये 3D सिंड्रोम बोलते हैं प्लेगरा को, ठीक है। और प्लेगरा प्रिवेंटिव किसको बोलते हैं, B3, क्योंकि B3 की कमी से प्लेगरा डिजीज होती है। तो हमने B3 को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हमारा B5, क्योंकि 1 2 3 होता है, फिर 5 6 7 होता है। तो B5 की बात करते हैं तो ये है हमारा पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रीकर्सर टू कोएंजाइम ए, तो कोएंजाइम ए जो है उसका प्रीकर्सर जो है वो B5 को माना जाता है। बहुत सारे असेंशियल फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ये असेंशियल होता है पेंटोथेनिक एसिड यानी कि B5। अब बात करें तो इट हेल्प्स द बॉडी टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो कह रहा है कि B5 जो है वो, है ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड को यूटिलाइज, बॉडी को यूटिलाइज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे जो इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी से दो तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो जिसको बोलते हैं मलैश, है ना, या मलैश बोलते हैं, जो कि जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट या इलनेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो मलैश जो है, ठीक है, ये होता है जैसे कि आपका फैटीग हो गया या फिर वीकनेस हो गया, हेडेक हो गया, ये सब जहां पर आप जो है डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका, ये कॉज होता है B5 की कमी से।
इसके अलावा बर्निंग फूड सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बर्निंग फूड सिंड्रोम जो है उसकी कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स B5 की कमी से होता है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम या ग्रे हेयर का प्रॉब्लम, ये सब B5 की कमी से, डिफिशियंसी से होता है। तो B5 के बारे में और B3 के बारे में ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है B6, जिसको हम लोग पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। अब पायरोडॉक्सिन यानी B6 की अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ काम आता है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट और उसके फंक्शन में हेल्प करता है, याद रखेंगे। आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसके अलावा टीबी के क्योर में, ये याद रखिएगा कि टीबी के क्योर में भी ये हेल्प करता है। अब इससे जो बीमारी होती है इसकी कमी से, कहने का मतलब इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, तो एक तो हमारा हो गया डर्मेटाइटिस जो कि स्किन से रिलेटेड है, एक एनीमिया भी होता है, बेसिक एनीमिया है, और इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर, आपने एपिलेप्सी का नाम सुना होगा जिसको फिट्स भी बोलते हैं या दौड़े पड़ना जिसको बोलते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर यानी कि एपिलेप्सी जो है वो होता है B6 की कमी से। तो B6 आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो हमने B6 को डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से B7 को डिस्कस करते हैं। देखिए इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, मैं इसका PDF टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर ऑब्वियसली कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके इस PDF को आप 2-3 बार देखेंगे तो आप इसको है ना बहुत अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। B7 की बात करें, इसको बायोटिन या इसको विटामिन H भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको विटामिन H भी बोलते हैं। अब किस में काम आता है? तो कार्ब्स के डाइजेशन में तो आता ही है, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स में, ये भी याद रखिएगा कि हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स में हेल्प करता है B7। डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो है वो क्या है? तो एक तो डिप्रेशन का जो इशू है, हेयर लॉस है, स्किन रैसेस है, ब्रिटल नेल्स हैं, मसल पेन है, ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस जिसको पिंक आई बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो B7 की कमी से होता है। अब ये एक चीज आप देखेंगे कि कई जगह कई चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। देखिए बी कॉम्प्लेक्स का जो पूरा लिस्ट है उसमें जैसे सोर्सेज, मैं सोर्सेज क्यों नहीं लिखा मैंने, इसका कारण यही है कि इसमें बहुत सारे कॉमन सोर्सेज हैं, ठीक है, कॉमन फूड्स हैं, तो इसलिए सब में एक ही चीज रिपीट होगा तो आपको याद करने में और कंफ्यूजन होगा, और सोर्सेज से क्वेश्चन नहीं बनते। दूसरा आप देखेंगे कि जब हम वो पढ़ते हैं हेल्प्स, इनकी किस में हेल्प करता है, तो उसमें भी आपको बहुत सारा कॉमन पार्ट दिखेगा, ठीक है, बी के अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा है B9 एंड B12। तो B9 की पहले बात करते हैं। फॉलिक एसिड या फॉलेट के नाम से प्रसिद्ध है, ये सेल ग्रोथ और डीएनए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये B9 और B12 दोनों डीएनए सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस में B9 जो है वो यूजफुल है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असेंशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए ये बहुत असेंशियल होता है। बाकी ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ जो न्यूरल ट्यूब है, तो न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में भी B9 का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी डिजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनीमिया जिसको मैग्लोब्लास्टिक है ना, तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ये इसकी कमी से होता है। बाकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मैंने कहा भी कि ये न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो कि है ना, या बर्थ डिफेक्ट्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है। बाकी है ना माउथ सोर्स या अल्सर जो है, ये सब प्रॉब्लम्स भी B9 की कमी से देखने को मिलता है। तो B9 के बारे में ये सारी बेसिक चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं B12 की, अगर मैं बात करूं तो B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। हेल्प मैंने कहा जैसे ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प तो करता ही है, आरबीसी फॉर्मेशन में। B9 और B12 में बहुत कुछ कॉमन ही है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगेन सोर्स इस, हाँ एक चीज ही जो सोर्सेज में B12 का सोर्सेज कई बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्सेज है वो एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेन सोर्स है B9 का। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड है ना, या फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, फोर्टिफाइड फूड, वो आपका होता है। इसके डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो वही जो आपका मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो गया और परनीसियस एनीमिया जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही, तो आपको याद रखना है कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया जो है वो आपका B12 की कमी से होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारे जो विटामिन्स के पूरे टॉपिक को डिस्कस किया, एक-एक विटामिन्स के मैंने डिटेल्स आपको बता दिए, है ना? आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिए, जो ज्ञान सूत्र अकेडमी के नाम से ही ये सर्च भी कर सकते हैं आप, और अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करिए। अगर आपका कोई और सजेशन हो वीडियो बनाने के रिगार्डिंग, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाकी चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।